मैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ता हूं। तो इसमें मैच द फॉलोइंग Alexander Pope's works and specific references. Column A passage or allusions. Column B works and context. इसमें ये जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो मैं इसमें से सीधे आंसर ऑप्शन पे जाता हूं। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो इसमें आंसर ऑप्शन बनता है उस हिसाब से जैसे वर्ब विग्स विद sword not strive views banish views and coaches drive। तो ये सीधे मैच होता है a mock heroic depiction of fashionable London's petty rivalries in the rape of the lock। तो ये जो पहला इसमें है वो यहाँ के थर्ड के साथ मिलता है दूसरे कॉलम में। और जो दाई माइटी शोलिया बॉर्न टू ब्लेस मैनकाइंड टू मेंड द मॉरल्स एंड टू मेंड द माइंड, ये जो है ये सीधे पहले वाले सैटिरिकल पोर्ट्रेट ऑफ पेडेंटिक क्रिटिक्स इन द डंसियार्ड वेरियोरम के साथ मिलता है। और यहाँ से थर्ड heroic though great and a home three realms obey doors sometimes counsel take and sometimes tea। और ये सीधे ऑप्शन टू यहाँ political and social satire on Queen Anne's polite yet superficial courtly rituals in the rape of the lock। और फोर्थ यहाँ के फोर्थ के साथ nor truth nor manhood could one blossom more nor sacred honor nor the ties of love। तो यहाँ से a condemnation of sycophantic betrayal and moral decay in the Dunciad Variorum। तो इस तरह से इसका सही मैचिंग बनता है। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गिवन below two statements assertion A and reason are। तो assertion A में in Oricus and Craig Atwood Helbury man holds Oricus verifiable biographical details to foreground the epistemological instability of narratives in a mediated globalized world, making her as much a construct of Jimmy's desire and selective memory as an autonomous character। तो इसमें जो रीजन आ है Oricus accounts of her past, ranging from her childhood in an unnamed southeast Asian village to her work in the sex industry, are internally inconsistent and deliberately unverifiable, aligning with Atwood's broader thematic critique of the commodification of truth in late capitalist biotech-driven societies। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जिसमें जो दोनों बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Question number 13 is which of the following statements most accurately captures the new critical principle regarding the role of the author's biography in literary interpretation as articulated by W. Channel in the intentional fallacy। तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे तो इसमें जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो ऑथर्स बायोग्राफी जो है is irrelevant to critical interpretation as meaning resides entirely within the self-contained structure of the text। तो ये इसकी ऑप्शन बनता है यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि जो ऑथर की जो बायोग्राफी है वो इररिलेवेंट होता है क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन से। जब भी हम किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो वहां पर एक बायोग्राफी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें सीधे वहां पर टेक्स्ट को देखना है। मतलब जो इन्होंने W.K. विमसेट और मॉनरोसी बर्ड्सले ने इसमें मेंशन किया है कि जो मीनिंग जो है वो रिजाइड करती है एंटायरली विद इन द सेल्फ कंटेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें W.K. विमसेट और जो मॉनरोसी बर्ड्सले जो है उनके कहने के मुताबिक कि क्लोज रीडिंग जो है वो टेक्सचुअल एविडेंस से ही होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए आथर की बायोग्राफी या उसके इंटेंशन से, कि उसके इंटेंशंस क्या थे या उसकी बायोग्राफी क्या थी। तो ये W.K. विमसेट का कहना और मॉनरोसी बर्ड्सले की जो उन्होंने द इंटेंशनल फैलेसी के बारे में ये जो उनका क्रिटिसिज्म है तो उन्होंने ये दिया है। तो इसमें जो सही आंसर इसका बनता है, सही ऑप्शन जो बनता है वो बनता है बी, द ऑथर्स बायोग्राफी इज इररिलेवेंट टू क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन एज मीनिंग रिजाइड्स एंटायरली विद इन द सेल्फ कंटेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए वर्क या पैसेज कंटेंट, दूसरी तरफ से बी में स्पेसिफिक डिटेल या हम कहें स्टाइलिस्टिक और फिलोसफिकल एलिमेंट। मैं सीधे में जाता हूं आंसर ऑप्शन पे। तो इसका जो आंसर ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, जिसमें पहले को थर्ड के साथ, सेकंड को फर्स्ट वन के साथ एंड थर्ड को
फिफ्थ वन के साथ और फोर्थ को सेकंड के साथ एंड फिफ्थ को फोर्थ के साथ मैच किया जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन सी जो है, इस हिसाब से हम जब देखते हैं कि इसमें जो वन को कांथापुर 1938 को जब हम जोड़ते हैं सीधे थर्ड के साथ, तो ये डिपिक्ट करता है एज साउथ इंडियन विलेजेस ट्रांसफॉर्मेशन अंडर गांधीन इन्फ्लुएंस narrated in the oral style of a Sthala Purana। तो ये इसके साथ इसका ये बनता है। तो यहाँ से जो सेकंड है द सर्पेंट एंड द रोप, तो सेकंड यहाँ से फर्स्ट के साथ मैच होगा। ए मेटाफिजिकल नॉवल वर ट्रूथ इज लाइकन टू ए रोप एंड इल्यूजन टू ए सर्पेंट ड्राइंग फ्रॉम एडवेटा एडवेटा वेदांताज रोप स्नेक एनालॉजी। और जो थर्ड जिसकी मैचिंग है फिफ्थ वन के साथ, द कैट एंड शेक्सपियर 1965, ये एक कॉमिक philosophical narrative in which a municipal clerk uses the cat principle, a metaphor for surrender, to navigate life's uncertainties। और फोर्थ द काउ अप द बैरिकेड 1938, इसकी मैचिंग जो है वो जाती है सेकंड वन के साथ, like a short story were a symbolic animal sacrifice itself becoming a rallying point for villagers during the freedom movement। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये उतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही कम समय में हो सकता है। अरेंज द फॉलोइंग आर्थर मिलर plays in the order of their first public performance, premiere date। तो इसमें देखना है कि हमें पहली डेट पे कैसे बनता है, कौन बनता है। इनको आर्थर मिलर की प्ले जो है उनको हमें ऑर्डर करना है फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, किन की पहले जो पब्लिक परफॉर्मेंस किन की हुई है इनको उसी हिसाब से ऑर्डर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, जिसमें पहले जो इसमें दिया हुआ है ए मेमोरी ऑफ द टू मंडेज, ये पहले नंबर पे आता है। फिर उसके बाद आएगा आफ्टर द फॉल, और फिर उसके बाद आएगा द थ्राइस, एंड द फोर्थ वन इज द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर बिजनेस। तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। द क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है फिर से मैच द कैरेक्टर इन लिस्ट वन विद द करेक्ट ऑस्कर वाइल्ड वर्क इन लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में कैरेक्टर्स है और लिस्ट सेकंड में यहाँ से वर्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें जो पहला है द हैप्पी प्रिंस, सेकंड इज प्रोफेसर मेटाफिजिक्स द रॉकेट प्रिंस फ्लोरिजल द मिलर, और यहाँ से ऑप्शन इस तरह दिए हुए हैं द हैप्पी प्रिंस द रिमार्केबल रॉकेट द यंग किंग, और फोर्थ इज द डिवोटेड फ्रेंड, फिफ्थ इज द क्रिटिक एज आर्टिस्ट। जो जो ऑप्शन इसमें दिए हैं तो हमें देखना है कि इसमें सही आंसर कौन बनता है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर ऑप्शन है वो है सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सी इसका सही आंसर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सही वन वन के साथ, सेकंड फिफ्थ के साथ, और थर्ड सेकंड के साथ, और फोर्थ थर्ड के साथ, और फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ के साथ मैच होता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, मैच द स्विफ्ट इन प्लेस नेम्स विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन एज पर गुलिवर्स ट्रैवल्स एंड अदर वर्क्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो इसमें लिस्ट वन में जो प्लेस दिया हुआ है और लिस्ट सेकंड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही मैच है वो बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में वन वन के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, एंड फोर्थ फोर्थ के साथ, इस तरह से। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। Question number 8 is in the late 18th century, Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey proposed pantisocracy, an experimental communal scheme। तो इसमें क्वेश्चन है which of the following statements most accurately captures the core principles and historical context of pantisocracy as reflected in their letters and early writings। तो इसमें देखना है कि इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है। इसमें जो सही आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये है कॉलेज और साउदी की पेंटिसोक्रेसी के बारे में, क्योंकि इसमें जो प्लान जो फॉर पेंटिसोक्रेसी का है, जैसे ग्रीक में इसका मीनिंग है इक्वल रूल बाय ऑल।
तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप ऑफ कंपेनियन मूविंग टू द ब्लैंक्स ऑफ द Susquehanna River in America to form a self-sufficient egalitarian commune where all property, labor, and intellectual life would be shared equally. तो इसमें जो इसका आंसर ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी. Question number 19. In the context of 17th to 18th century English literary theory, neoclassical criticism emphasizes certain principles that distinguish it from both preceding Renaissance and later Romantic thought. Which of the following options most accurately capture these principles? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन चार हैं ए बी सी डी. तो इसमें जो सही आंसर ऑप्शन जो इसका बनता है क्वेश्चन नंबर 19 का जो न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म प्रिंसिपल्स के बारे में लिया हुआ, तो इसका ऑप्शन बनता है आंसर ऑप्शन डी. लिटरेचर मस्ट adhere to classical norms of unity, decorum, and verisimilitude, balancing reason and imagination, and serving the dual purpose of instructing and delighting until at dulls, and exemplified by Pope, Dryden and Johnson. तो ये इसका, क्योंकि न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म जो है वो एम्फेसाइज करता है रीजन पे और एडहेरेंस पे क्लासिकल रूल्स की तरफ, जिसमें यूनिटीज, डेकोरम शामिल होना चाहिए, और इस तरह से इसको एस्टैब्लिश किया गया था एरिस्टोटल और होरेस ने. तो सेंट्रल गोल जो यूटिल एट डल्स का, यानी कि टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट का है, वो असल में उसका जो मकसद है वो है प्लेसिंग ए प्रीमियम ऑन यूनिवर्सैलिटी एंड करेक्टनेस. तो ये मकसद था इसमें. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20. इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट आइडेंटिफाई व्हिच वन एग्जांपलिफाइज द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ apostrophe, direct address to someone or something absent, abstract or non-human. तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, एक्सेप्ट वन एंड फोर्थ ओनली. इसमें एपोस्ट्रॉफी कैसे बनता है आपने ये खुद भी पढ़ा होगा. जैसे डेथ बी नॉट प्राउड, ये डायरेक्ट बात करता है, जैसे मुखातिब होता है मौत के साथ. डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो. जॉन डन ने जो लिखा है. तो ये एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जैसे जिसके जो नरेटर है या जो फौज है वो जैसे सीधे डायरेक्टली इसके सामने इसे बात करता होता है, वो इससे मुखातिब है. तो जैसे एपोस्ट्रॉफी इसमें है डेथ, ये मौत से सीधे कहता है डेथ बी नॉट प्राउड, कि प्राउड आप फख्र ना करें, दो सम हैव कॉल्ड दी. तो और ऑप्शन फोर्थ, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, जैसे सीधे वाइल्ड वेस्ट विंड से बात करता है, तो इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं. So the breath of autumn's being, though from whose unseen presence the leaves dead are driven, Percy Bysshe Shelley ने लिखा है. तो ये इसकी एपोस्ट्रॉफी बनता है. तो इसमें एक्सेप्ट वन एंड फोर्थ बनता है. तो ये भी जेन्युइन क्वेश्चन